नमस्ते, प्रणाम। आप उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जो सितंबर में होने वाला है, सीटेट का जो पेपर सितंबर में होने वाला है, सितंबर में, उसी को टारगेट करते हुए हम लोग 2011 से 2000 जितने हुए हैं, 25 26 जो भी हुए पेपर, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक एक टॉपिक, एक एक सेक्शन को हम लोग सॉल्व करने शुरू करेंगे। पहले सीडीपी, फिर हिंदी, ईवीएस, हम लोग तीन तीन चीज लेकर चलेंगे और आराम से उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छा खासा, मतलब आप लोगों को फायदा होगा। चलिए, तो क्योंकि देखिए, ये टेट अगर मान लीजिए जिनका अगर डाउट होगा तो वो सी टेट भी डाले होंगे, तो क्योंकि एक बार अगर निकल गया तो आपको लाइफ टाइम हो जाएगा। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से 2011 से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन को, और आज हम लोग सीडीपी का सॉल्व करेंगे, सीडीपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, इधर उधर बातें ना ज़्यादा करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो देखिए, 2011 में पेपर आपका हुआ था, 26 जून सन 2011 में हुआ था ये पेपर। चलिए देखते हैं हम लोग कि उस समय का पेपर किस तरीके से, लेवल किस तरीके से पूछ रहा था सीटेट, आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका देखिए बता रहा है, यानी सीडीपी हम लोग शुरू करेंगे। इसमें देखिए 15 नंबर के आपका कंटेंट रहता है, 15 नंबर की पेडागोजी। ठीक, अकेले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। मतलब इसमें बता रहा है कि प्राथमिक, अगर इसमें अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें किस तरीके से उसके अंदर एक विशेषता होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, धैर्य और दृढ़ता। यानी कि शिक्षक के अंदर सबसे पहले धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, तब जाकर के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक्सप्लेन देखिए हम लोग समझते चलेंगे अच्छे तरीके से, मेन मुद्दा हमारा एक्सप्लेन से ही रहेगा। कह रहे कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। मतलब अगर आपके अंदर दृढ़ता है, धैर्य है, तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक, किसी भी बच्चे के साथ आप मतलब पक्षपात नहीं करेंगे। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी देता है, अच्छे तरीके से समझना पड़ता है क्वेश्चन को। कह रहे कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। अगर जैसे आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर कोई अभिभावक आ गया तो आप किस तरीके से निपटेंगे। तो देखिए सीटेट में क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, ये हम लोग अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। ऑप्शन आपका बी सही है, आपका बी राइट है। यानी कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कराना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए एक्सप्लेन को हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से, समझते चलेंगे। मेन मुद्दा हमारा एक्सप्लेन से रहेगा। ऑप्शन बी आपका राइट है। कि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने को अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, तो कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन होगा। पहला औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी गामक अवस्था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए आप यहाँ से आप ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लेकिन जब एक्सप्लेन पढ़ेंगे तो इससे आपके और क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक, चलिए एक्सप्लेन कर रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का
प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। तो आपसे टाइमिंग भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार इस अवस्था के प्रमुख 5 योग्यताएं हैं। यानी कि इस अवस्था के 5 प्रमुख योग्यताएं कौन कौन से, देखिए, संरक्षण हो गया, संख्या बोध हो गया, क्रमानुसार हो गया, और वर्गीकरण हो गया, और पारंपरिक संबंध की क्षमता। यानी कि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो बच्चा आता है, इतने प्रकार की प्रक्रिया वो कर लेता है। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। और आपसे पूछ भी सकता है कि ये किसने दिया था, तो ये जीन पियाजे महोदय ने दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान अनुसंधान से। अब ऑप्शन सी को देखते हैं हम लोग। मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। मतलब किसी कार्य को करने से पहले आप एक अपने मन में एक माइंडसेट में बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि कार्य को कैसे करना। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कह रहे कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। ठीक, अब देखिए हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि महंगी और चमत्कार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और तीसरा है चौथा है आपका क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर में जो बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। मतलब कि बच्चों को समझाने के लिए आप उसको उसकी क्षमता के अनुसार अलग अलग तरह के उसको शिक्षण सामग्री उसको दे सकते हैं, उससे समझा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। मतलब कौन सा बच्चे के अंदर सृजनात्मक क्षमता का पोषण करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ए। यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिस्पर्धाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। यानी बच्चों को अवसर अगर देंगे तो, यानी कि देखिए सीटेट में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चों के जो पॉजिटिव जो बच्चों के हित में रहेगा वही आपका ऑप्शन राइट होगा। ठीक, आप इतना भी अगर एग्जाम अगर आप जैसे अगर दे रहे हैं तो आपको अनुभव जरूर हो गया होगा। चलिए, तो आपका ऑप्शन देखते हैं हम लोग ऑप्शन को अच्छे तरीके से। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा स्पीड करेंगे। देखिए पियाजे से फिर क्वेश्चन आ गया। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 12 वर्ष से ऊपर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे, इसमें पूरा अच्छे से डिटेल में दिया है, इसको समझ लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 वर्ष के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। इसको तार्किक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है, बल्कि बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। मतलब बालक सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, कह रहे कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरण में को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। यानी कि बच्चों के हित में जो कार्य रहेगा, ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन आपका ऑप्शन राइट होगा। ठीक, देखिए वास्तविक जीवन से, यानी वास्तविक वाला एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्लेन को देखेंगे थोड़ा सा। देखिए इसमें लिखा है, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया को उदाहरण में कक्षा में लाए। यानी कि बच्चों को सिखाने से पहले आप उदाहरण, यानी कि उनके रियल लाइफ से जोड़ करके सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ठीक, ऑप्शन आपका डी राइट है और बाकी सब सही है। कह रहे कि इसको देखते हैं हम लोग, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नहीं, ये गलत बात है। यानी कि आप, हाँ देखिए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अन्य अधिगम ही हो, मतलब सीखने की, आप सीखने का कोई उम्र नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी, मतलब कि कहीं भी सीख सकते हैं आराम से। ठीक, तो संस्था से ही नहीं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम, मतलब कि संस्था से नहीं, हम और बाहरी दुनिया में जाकर हम सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा इस एक्सप्लेन को देखते चलेंगे। एक क्वेश्चन कर रहे, देखिए इसको देखते हैं। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। कह रहे सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि जब द्रोणाचार्य जी के पास जब एकलव्य गए थे सीखने के लिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं सिखाएंगे आपको। ठीक, लेकिन जब उनको सीखने की इच्छा थी, उन्होंने उनकी मूर्ति बना करके जंगल में, और उन्होंने उनसे मतलब कि बाण विद्या चलाने का ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त कर लिया। यही होता है, सीखने का कोई मेन स्थान नहीं होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो इसको चलिए देखते हैं हम लोग। इसको कह रहा है कि इसका ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कि कह रहा है कि के यानी विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि देखिए, जो बच्चा देख नहीं पाता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन को देखते चलेंगे, अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए देखिए, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित यानी कि जो बच्चा देख नहीं पाता है, विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार ना करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी यानी श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। देखिए दृष्टिबाधित बालक है तो उसके साथ में एक श्रव्य यानी कि ऑडियो कैसेट से उसको अच्छी तरीके से सीखने वाली चीज है, उसको सुनाना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सके, और उसके साथ सामान्य बच्चों के जैसा व्यवहार करना चाहिए। ना कि उसको ये कहना चाहिए कि हमें कि आप देख नहीं पाएंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसीलिए देखिए, समाज को सुधारने के लिए इसीलिए ये सब इस तरीके से पेपर कराए जाते हैं ताकि जो टीचर बनता है वो अच्छे तरीके से पढ़े और इस चीज को समझे अच्छे तरीके से, और जब माहौल में, जब रियल में अच्छे तरीके से जब वहां जब पढ़ाने जाए, उसको किसी प्रकार की जब पढ़े रहेंगे अच्छे तरीके से, तब आप वहाँ पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कह रहे कि शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं होता है। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा। ऑप्शन आपके बी राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि
कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका घर, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर और खेल। ये आपका ऑप्शन आपको हो जाएगा राइट, ये विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, यानी ये वातावरण अच्छा रहेगा तो बच्चे को एक अच्छा हम सीखने योग्य बना सकते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। देश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये एक्सप्लेन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पीड हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ये ऑप्शन आपका डी होगा, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्द रटने की क्षमता रखता है, यानी रटने वाला बच्चा बुद्धिमान नहीं होता, क्रिएटिविटी बच्चा बुद्धिमान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बच्चे में दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय हो जाता किसको? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पियाजे, यानी कि पियाजे के अनुसार, यानी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन आपका सी राइट होगा। देखिए समझते हुए चलेंगे। कृतिका, यानी देखिए ऑप्शन आपका सी राइट होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कह रहे कृतिका अक्सर घर में कम बात करती है, विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय में, इसलिए वह विद्यालय में ज्यादा बात करती है, क्योंकि उसको ठीक इसीलिए देखिए बच्चों को थोड़ा सा मतलब कि अवसर ज्यादा देना चाहिए। ठीक, बच्चा क्या कर रहा है उसकी बातों को समझना चाहिए अच्छे तरीके से। अब ये नहीं कि बच्चा कुछ बता रहा है तो उसको समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य का साथ संबंध है? ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। 17 के आपका हो जाएगा सी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अगर पढ़ते हैं तो आप अच्छे तरीके से ये चीज समझेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा सुगम प्रभावी बनाने का विज्ञान है। ठीक, इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसे अनुरूप उसे सुधारने का प्रयास करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इससे हम क्या करते हैं, बच्चों के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करा है, समझते चलेंगे। कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सी राइट है। सी आपके राइट आंसर है। ठीक, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक, एक्सप्लेन को देखते चलेंगे, यानी आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे आराम से, अच्छे समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो इंपोर्टेंट होगा उसको हम लोग करेंगे, बाकी जो नहीं रहेगा उसको हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का है। देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली देश की ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप स्क्रीन को देख सकते हैं। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल भी कराना जरूरी है। कह रहे कि निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने
याद रखने और जानकारी का एक प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 कह रहा है कि एक बच्चा अतीत अतीत की समान परिस्थिति में कई की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये देखिए जीन पियाजे साहब की है, तो आप इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, 21 का डी आपका हो जाएगा, सीखने का सादृश्य नियम। ठीक, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, सीखने का सादृश्य नियम। यानी सीखने का सादृश्य नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है, मतलब याद करता है, जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है, वह उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति और समस्या के साथ की थी। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि देश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक, तो दूसरों से झगड़ा करने का एक प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब देखिए अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, ये सब प्रतिभाशाली बच्चों का है, लेकिन दूसरों से झगड़ा करने वाली जो प्रक्रिया है ये प्रतिभाशाली बच्चे का गुण नहीं। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, देखिए 23 को देखते हुए चलेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये देखिए जब आप क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस वाला, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, मैंने उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए आपका डी आपका राइट हो जाएगा। अन्य सामान्य बच्चों के साथ राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 कहता है कि समावेशी शिक्षा में संस्तुति की गई, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन बताता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए ये 24 कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए देश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। कह रहे कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आकलन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप उस टॉपिक से मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया विकार वाले जब उसमें थ्योरी आपको कराएंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस वाला, उसके बाद थ्योरी भी हम कराएंगे। आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से करें, प्रीवियस से जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा यानी बी आपका सही, पठन विकार से, यानी पढ़ने की विकार है। देखिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार है, जिसमें बच्चा जो क्या करता है, देखिए गलती क्या करता है, अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो अग्रोन्मुखी। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते हैं, एक्सप्लेन को समझेंगे अच्छे तरीके से। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, तो निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि जो निरंतर कंटिन्यूटी जो बनाया रहता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसको कोई भी बता सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। अंतर्दृष्टि वाला जो अगर देखा जाए तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक, आपको उम्मीद होगी चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, किशोरावस्था। देखिए अब की जो 2026 में जो जुलाई में हुआ था पेपर टेट वाला, अब की जो पेपर हुआ था सीटेट के जैसा आपकी मॉडरेट पेपर आया था। जितने लोगों ने दिया होगा उनको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि सीटेट जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से उसमें भी क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। ठीक, तो प्रीवियस से कितना फायदा मिला हो तो आपको खुद ही पता चल गया होगा। पेपर में जाने के बाद समझ आपकी विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कह रहा है कि ऑप्शन आपकी हो जाएगी सी, पियाजे द्वारा। कह रहे कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। कौन से? संवेदी गामक अवस्था, इसको संवेदी काल अवस्था के नाम से भी 0 से 2 वर्ष। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूल संक्रियात्मक 7 से 12 वर्ष, और औपचारिक 12 से 18। उम्मीद होगी चीज आपको समझ आती है। देख लीजिए आप लोग 2011 में जब पहली बार सीटेट हुआ था तो किस तरीके से क्वेश्चन बना था। अब उस समय जो दिया होगा उनके तो अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो उनके दिक्कत बहुत ज्यादा हुआ होगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बना था। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। और जिस तरीके से आप लोगों ने टेट पेपर का जिस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से हमारा सपोर्ट किया, इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करें, मैं बहुत बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रीवियस करेंगे और थ्योरी भी थोड़ा बहुत हो सकता है मैं करवाऊंगा। ठीक, उम्मीद है चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये 2011 का पेपर था, फर्स्ट जब हुआ था 2011 में, शुरू में जब सीटेट हुआ था, उसी समय टेट सीटेट आए थे, उसी समय का पेपर था। उसमें देखिए मॉडरेट पेपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड में शेयर करें। ठीक, और अच्छे तरीके से तैयारी में अपने लग जाएं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ठीक, तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।